अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक बशीर और रज़ा रूमी साहब के साथ हमने एक नशिस्त पहले की इस सीज़न में आप कह सकते हैं, और दूसरी नशिस्त आज हम उनके साथ करने जा रहे हैं जो कि रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारत के अंदर, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी का एक फिनोमेना उभर के सामने आ रहा है। और जो मोदी साहब जो हर हफ्ते किसी मुल्क में एक मेडल लेने पहुंच जाते थे, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है और वो अब सामने आई है, बड़ी खौफनाक तरीके से सामने आ रही है। तो उस बारे में रज़ा साहब से बात करते हैं। जी रज़ा साहब, प्लीज़ टेक इट अवे। नहीं, आप तारिक, हम पहले बात कर रहे थे कि ये बहुत दिलचस्प एक डेवलपमेंट इंडिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहली बार 14-15 साल मोदी को 2014 में जी इलेक्ट हुए थे मेरे ख्याल से वो। जी हुए थे, ठीक है ना, पहले। और अभी तक कोई हिला नहीं सका। अभी कोई हिला नहीं सका, मतलब 12 साल वो इक़्तिदार में रहे हैं। कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि नौजवान सड़कों पे निकल आए, वो भी एजुकेशन के मुद्दे पर। बिल्कुल। तो एक तो ये मसला सामने आता है कि इंडियन जो सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के हम बहुत उनकी जिक्र किया करते थे कि देखो जी इंडिया कितने निकल गया आगे। हाँ, तो ये सेकुलर है, आज़ादी है। हाँ, तो अब आप ये देख लें कि वहाँ पर जो है वो कितना ज़्यादा ग्रीवेंस, अनएम्प्लॉयमेंट का एक जिसे कहना चाहिए कर्स, और रिजेंटमेंट है अमंग यंग पीपल जो लाखों की तादाद में निकले हुए सड़कों के ऊपर। अब ऑपोजिशन जाके उनको ज्वाइन कर रही है, उनको डंडे मार मार के पुलिस वहाँ से हटा रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है क्योंकि इससे पहले हम सिमिलर ये देख चुके हैं प्रोसेस इन बांग्लादेश और फिर नेपाल। बांग्लादेश में ये हुआ तकरीबन 2 साल पहले, जब हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, और उसके बाद पिछले साल हमने देखा नेपाल में यही हुआ। अब साउथ एशिया में ये एक रीजनल फिनोमेना बन रहा है कि यहाँ पर एक तो यंग पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त पीक कर रही है इन ममालिक में। यंग मेजॉरिटी में और पीक से मुराद ये कि वो कि अब वो मतलब इस लेवल पे हाईएस्ट परसेंटेज होगी टोटल आबादी की, और फिर आने वाले सालों में डिक्लाइन करेगी इंडिया में भी, और पाकिस्तान में थोड़ा सा देर में होगी, लेकिन अभी पाकिस्तान में और बढ़ेगी इसलिए फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो अच्छा, अब ये हो रहा है। अब इसमें क्या होगा तारिक के, इसमें ये एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई रियासतें हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही फ़ौज है, वही सिस्टम है गवर्नेंस का। अच्छा, इंडिया में ये बड़ा फरसूदा है। हाँ, इंडिया में ये फ़र्क हुआ कि लैंड रिफॉर्म हो गया, रेगुलर इलेक्शंस हुए, तो एक सोशल मोबिलिटी हुई, लेकिन कास्ट वहाँ पे अभी भी एक पूरा सिस्टम है जो लोगों को ब्लॉक करता है। पाकिस्तान में भी क्लास सिस्टम इसका करता है ब्लॉक। तो ये जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन और एंगर है, इसको हम देख रहे हैं इंडिया में निकलते हुए। और उससे एक तो मैंने इंस्टीट्यूशंस की बात कर दी, और दूसरा जो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन से नहीं आती। इंडिया में रेगुलर इलेक्शन हुए, हम उसका क्रेडिट बिल्कुल देते हैं, और बतवाते हुए हैं, बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट भी होते रहे हैं। एक इमरजेंसी का पीरियड आया था इंदिरा गांधी के ज़माने में, उसके अलावा वहाँ पे इमरजेंसी भी नहीं लगी। पाकिस्तान में तो आधा टाइम ही माशाल्लाह लगे रहे हैं, तो इसलिए कोई हम उसका, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्लेसिंग थी। वो जो लोग कहते हैं वो अपोलोजिस्ट ही होते हैं, क्योंकि वो होते हैं इनमें से बहुत सारे लोग जो दोबारा चाहते हैं कोई मौका दोबारा मिल जाए। तो लेकिन तारिक, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी आती है कि कितनी पावर जो है वो किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फ्रॉम स्पेशल क्लासेस, इलीट्स, डाउन टू द पीपल एट द लोकल लेवल। अब इंडिया में भी जो एलिट्स हैं, बिग बिजनेस, देखिए ना, पिछले 12 साल से मोदी जो है वो बिग बिजनेस के कांधों पे बैठा हुआ है। अडानीज, अंबानीज, छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, सारों का अमीर से अमीर होते गए हैं। एयरपोर्ट्स, एयरलाइन उनको बेची है, एयरपोर्ट्स के ठेके दिए हैं,
उनको कंसेशंस दी हैं, हत्ता के वो उन्होंने उनको बाहर भी फैसिलिटेट वो करता है, अमेरिका में भी, जहाँ पे अभी पकड़ा गया था मेरे ख्याल से अडानी के ऊपर जो और ये मोदी सीक्रेटली करवाए इन्होंने, जो वो ट्रम्प से जाके मिन्नतें करें कि जी मेरा जानने वाला है। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि वहाँ भी जमहूरियत के अंदर सो कॉल, जो हम पहले अमेरिका की भी बात करते हैं, वहाँ पे पैसे का कितना बड़ा खेल है। बीजेपी की अगर आप स्पेंडिंग देखें तमाम बाकी पार्टी से कहीं ज्यादा रही है पिछले 3 इलेक्शन में, और इसका खुद इंडियन एनालिस्ट जो हैं और स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने उसका तखमीना लगाया है। उन्होंने तो एक तो अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, उसने तो इंडियन इलेक्शंस का जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठाए थे, फिर उसको मेरे ख्याल से फारिग कर दिया नौकरी से। उसने पेपर लिखा हुआ है, अच्छा, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, कि ये जो पिछले से पिछला जो इलेक्शन हुआ, नहीं जो पिछला हुआ, उसने उसका तज्जिया किया कि किस तरह से वोट मैनिपुलेशन हुई है और वोटर मैनिपुलेशन हुई है। और अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है वहां तो लाखों वोट्स ही कैंसिल कर दिए हैं। जी जी, मुसलमानों के खास तौर पे, मुसलमानों के खास तौर। अब ये देखे ना, ये एक एक्सक्लूजनरी सिस्टम है जिसमें कि अपनी मर्जी के लोगों को आप वोट दिलवा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी तो अच्छा, नहीं है। ये जो रिजेंटमेंट है मेरे ख्याल में तो ये इसी सिस्टम के खिलाफ ही एक आवाज़ है कि बिल्कुल उन्होंने उसको दबा दिया है। और आपका क्या ख्याल है कि भारतीय जमहूरियत जो है वो खतरे में है, क्योंकि जो हिंदुत्व और फाशिस्टिक उनके एलिमेंट्स जो आ चुके हुए हैं वो तो बड़े अब इंट्रेंच्ड हैं, वो उसको उखाड़ पाएंगे ये लोग? ये जो इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं वो एक सिस्टम को दोबारा रीसेट कर सकेंगे? देखिए, इंडिया में बहुत सब्सटैंटिव डैमेज किया है ये इस तरह की पॉलिटिक्स ने इंडियन डेमोक्रेसी को। जैसी तैसी भी थी, परफेक्ट नहीं थी, फ्लॉड ही डेमोक्रेसी थी, लेकिन वो थी, जमहूरियत है, अभी भी है। उसको डैमेज इस तरह से किया कि एक तो अपनी मुसलमानों माइनॉरिटीज़ की बात आपने कर दी। देखिए, जब अगर माइनॉरिटीज़ आपकी पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेड नहीं है तो फिर वो फेयर पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। दूसरी ये बात है कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पोग्राम्स को जस्टिफाई करे, वो मॉब लिंचिंग्स को जस्टिफाई करे, वो बिग बिजनेस को स्पेशल फेवर्स दे, एक बंदर बांट करे स्टेट रिसोर्सेज की, गोदी मीडिया का आपने जिक्र और गोदी मीडिया को पेट्रनाइज करे, तो वो जमहूरियत नहीं हो सकती। बल्कि आपके वहाँ पे कई दोस्त हैं, ये जो राजदीप सरदेसाई बहुत सारे जानने वाले हैं जी, वो ये सब लोग ये भी उसके रंग में रंगे जाते हैं। वो भी इस तरह के क्वेश्चंस करने उनको देखिए, उन्होंने सर्वाइव करना होता है। व्हाट ऑप्शन, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो देखिए, बरखा दत्त पहले एनडीटीवी की को फाउंडर थी जी, उनको निकाल दिया वहां से जी, मतलब शी सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस रेजिम, और फिर अल्टीमेटली शी आल्सो हैज टू नाउ, वो भी उस तरह की होगी। हाँ, बट वो करना पड़ता है ना आपको, मतलब लेकिन मैं उसके ये बहुत सारे और जो बिग, देखें वहाँ भी बिग बिजनेस का एक रोल है मीडिया में। ये जो अडानी ग्रुप है और अंबानी ग्रुप है, इन्होंने ये चैनल्स खरीदते गए हैं, अखबारात खरीदते गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं, इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं तकरीबन 60 to 70% ऑफ मीडिया इन 2 ग्रुप्स के हाथ में है जो कंज्यूम होता है, तो अखबारात और टीवी। ये दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज व्हाट यू ओलिगार्की। ये ओलिगार्किक सिस्टम है। अमेरिका में भी ओलिगार्की है, जिसको नॉम चॉम्स्की तो कहता है जी, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं ओलिगार्की होती है कि वहां पे चंद लोगों का या चंद तबकों का गठजोड़ से राज होता है जी। मोनार्की नहीं होती, डिक्टेटरशिप नहीं होती हमारी तरह के जी अयूब है तो बैठा हुआ है 11-10 साल, ज्यादा 11 साल बैठा हुआ है। एक मिलजुल के चंद तबकात का रोल होता है, वो कंट्रोल में रखते हैं मीडिया, पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग। तो इंडिया में भी ओलिगार्किक सिस्टम जो है वो अब आ चुका है। मगर आप जो बात कह रहे थे कि इसकी डेमोक्रेसी को कितना खतरा है, देखें अगर तो ये इस तरह चलेगा, जो कि अब लग रहा है कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक दूसरा बहुत बड़ा साइन आया है कि शेकअप हो रहा है इंडियन सिस्टम। तो अगर तो ये यूं चलता तो फिर, क्योंकि इस बार मोदी की जो डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिले जिससे वो आइन को तब्दील कर दे। आइन का जो सेक्युलर नेचर है इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बदलना चाहते हैं। उनकी स्टेटेड पॉलिसी है बीजेपी की, आरएसएस की, कि हमने इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक हिंदू नेशनलिस्ट, जैसे हमने मुस्लिम नेशनलिस्ट, इस्लामिक नेशनलिस्ट स्टेट बनाई हुई है। लेकिन हम वो एक्सपेरिमेंट करके मुझे कई दफा लगता है कि हम उसमें से निकल आए हैं, हमने उससे सीखा है, लेसन लर्न कर लिए। वी आर मॉडरेटिंग आवरसेल्व्स, इसमें कोई शक नहीं है।
अगर आप पिछले चंद सालों का देखें, पिछले 8-10 साल में बहुत मतलब वो उसको अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो अभी जो रूलिंग पार्टी है उसका ये गोल है जी। तो अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो आप जो बात कह रहे हैं, फिर ये हाइपोथेसिस करेक्ट है कि वाकई ही हिंदुत्व जो है विल चेंज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड इंडियन पॉलिटी जी। फॉर गुड. बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल गिवन 3 रीजंस है. एक तो इंडिया एक कॉन्टिनेंट है, एक हाँ इट्स अ वेरी हेट्रोजेनियस, यानी कि बहुत ही तनव्वु है उसमें. कोई साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सैकड़ों जुबानें बोली जाती हैं, सैकड़ों वहाँ पे एथनिसिटीज़ हैं. उनको उस डाइवर्स जो ग्रुप में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जब आप नाफिज करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस आता है. पहली ये बात है. दूसरा ये कि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की एक तारीख है. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1880s में बनी, ठीक है ना. हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान बनते ही इवेपोरेट हो गई. सरकारी मुस्लिम लीग बन के जैसे आज है ना वो GHQ उस वक्त ब्यूरोक्रेसी की फेडरल सेक्रेटेरिएट की लीग बन गई थी, ठीक है ना. चौधरी गुलाम, अब गुलाम मोहम्मद कौन था, चौधरी मोहम्मद अली कौन था, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सिकंदर मिर्जा, राइट, दे वर रूलिंग. नयूब खान, ये दे वर नॉट पॉलिटिशियंस, देयर वाज नो पार्टी है. इंडिया में एक तारीख है. इंडिया में देयर इज़ अ मूवमेंट, बंगाल में मूवमेंट्स थी, साउथ इंडिया में मूवमेंट्स थी. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री होती है, उनकी जड़ें होती हैं अवाम में, वहाँ पे इस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है. उसके खिलाफ एक रिएक्शन आता है. अब वो रिएक्शन आ रहा है इंडिया में, डिलेड आ रहा है. मोदी ने भी इकोनॉमिक प्रॉमिस किया हुआ था कि वो लोगों की, द रीजन मोदी इज पॉपुलर, ही स्टिल इज है. ये अब ये प्रोटेस्ट से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी सपोर्ट बेस खत्म हो गई है, इसलिए कि वो ही प्रॉमिसेस अ बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर to the middle class Indians, to the lower middle class Indians and to the working class Indians. तो वो सारे वो कहते हैं कि जी अच्छा ये सही हिंदूज का खैर ख्वाह है, ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा, गुजरात जैसा पूरा देश बना देगा. तो ये दूसरा जो है रीज़न, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और एक सिविल सोसाइटी की जो जड़ें हैं इंडिया में वो मौजूद है. तीसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मेरे ख्याल से इसमें लाई करता है कि जो इंडियन, हम जो भी कहें गोदी मीडिया को हम क्रिटिक करें, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि गोदी मीडिया मेड अ फूल ऑफ देमसेल्व्स. ये पिछली जो वॉर हुई है और एवरी डे, बट एट द सेम टाइम यू हैव रविश कुमार, उसको मिलियंस में लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर. उसको निकाल दिया हुआ है NDTV हिंदी से, निकाल दिया था, ठीक है ना. वो अब यूट्यूब पे करता है. यू हैव द वायर, सिद्धार्थ है. फिर यू हैव यू नो ये जो आउटलेट्स हैं, इंडिपेंडेंट आउटलेट्स, न्यूज़ लॉन्ड्री और छोटे, इनकी बड़ी से रीजनल प्रेस है. रीजनल प्रेस इज रिलेटिवली फ्रीयर देन टाइम्स ऑफ इंडिया या ये जो मेन स्ट्रीम पेडल करते हैं. तो आप तो ये मजल नहीं कर सके, इन्होंने कोशिश हाथ बाजू मरोड़े हैं बड़े. तो ये अभी तक इंडिया. अच्छा, फिर फाइनल एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे मेरी एक इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनसे एक बार बहस हुई थी. उनको मैंने यही कहा था कि आप वहाँ पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी इंडियन जुडिशरी जो है वो एक बलवाक है अगेंस्ट हिंदुत्व. लेकिन वो गलत साबित हुआ, गलत हो गया, क्योंकि उसको भी उन्होंने वो कर लिया हुआ. तो अब ये है कि अब ये 2-3 रीजंस है, उसकी वजह से ये पुशबैक मोदी को आ रहा है और ये मज़ीद इंटेंसिफाई होगा. और अगेन हमने जो पहले दुनिया भर की बात की है, देखिए इंडिया पाकिस्तान कोई अलग प्लैनेट्स तो नहीं है ना, दे आर पार्ट ऑफ द इंटरलिंक्ड ग्लोबल कम्युनिटी. और जहाँ पे ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो इतनी शदीद है इंडिया में कि मतलब टॉप 1% दे ओन ऑलमोस्ट 60 to 70% वेल्थ. 1% बिग फाइनेंशियल हाउसेस. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल. तो इसलिए ये इस लेवल की इनइक्वालिटी जो है, वो भी जो आप सिस्टम की बात करें ना, रिजेंटमेंट, वो उसका रिएक्शन बनती है. फिर आप समझते हैं कि इंडिया को ये नहीं चाहिए कि जो रीजनली जो उसके साथ लोग, जिसके साथ वो चल के मज़ीद खुशहाल हो सकता है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी है, बिल्कुल ग्लोबल साउथ है, उसमें चाइना के साथ तो बजाय अमेरिका की तरफ भागने के हज़ारों मील दूर है,
तो ये डजंट इट मेक सेंस? देखिए तारिक, चाइना के साथ तो इंडिया बिल्कुल चल रहा है। उनकी टोटल ट्रेड जो है 100-125 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। हम यहाँ पे इंडिया को कहते हैं जी ट्रेड बंद कर दो, हम वहाँ के एक चीज़ नहीं, ट्रक नहीं गुजरने देंगे। वहाँ पे चाइना इंडिया राइवलरी के बावजूद ट्रेड कंटिन्यूज, ठीक है ना। मोदी भी जाता है वहाँ, चाइनीज भी आते हैं और दोबारा से वो बहुत गर्मजोशी नहीं है, हाँ, लेकिन बंद नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। वो उसमें शामिल है। आप समझते ये हैं हम नादान हैं पाकिस्तानी, जो ये समझते हैं कि इसको दोस्ती दुश्मनी को ट्रेड के ऊपर लागू कर देते हैं। ट्रेड में भी लागू कर। तो लेकिन इंडिया में ये एक आर्ग्यूमेंट है, कुछ तो इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात करे। ये जो भी टेररिज्म की डिबेट है, जो कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं कि जी पाकिस्तान ने लोग गंदम भेज दिए, इंडिया ने यहाँ भेज दिए, BLA को सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट को किया, तो ये मामला ख़त्म होना चाहिए ना। वी शुड हैव अ कॉमन गोल एंड अ कॉमन कॉज, बिकॉज इस रीजन में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लें तो सब सहारन अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पे। हमें इसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म, रिड्यूस नहीं करना। आप क्या समझते हैं कि ये जो आज राहुल गांधी को भी ड्रैग किया गया, क्या ये एक बड़ी मूवमेंट बन सकेगी? कोई प्रेडिक्शन अगर आप देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये इट हैज़ द सीड्स ऑफ अ मूवमेंट, और डिपेंड ये करता है कि मोदी गवर्नमेंट इसको किस तरह से हैंडल करती है। अगर मोदी थोड़ी सी अपनी ईगो को स्वॉलो कर ले, थोड़ा सा जमीन से नीचे आ जाए, चांसेस तो ये ही मे बी एबल टू मैनेज दिस। लेकिन मसला ये कि मोदी ने बहुत आगे जा चुका है, बहुत ग्रुप्स को नाराज भी किया है। राहुल गांधी, रीजनल पार्टीज, अभी ममता बनर्जी, क्या से बोलते हैं, सिख पंजाब में, ठीक है ना, हर जगह पे उसने लोगों को एलिनेट किया है। और वो अब ये स्टूडेंट्स के सर के ऊपर आ जाते हैं ना, जैसे बांग्लादेश में हुआ है कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने मूवमेंट चलाई, हसीना वाजिद को निकलवा दिया, और फिर क्या हुआ कि BNP वहां पे जीत के इलेक्शन में आ गई है जी, उनके स्टूडेंट्स के कंधों पे बैठ के। वैसे तो अब इंडिया में बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगने शुरू होंगे कि स्टूडेंट्स को पैसे पाकिस्तान अभी वैसे नहीं लगे, लेकिन लगेंगे बिल्कुल लगेंगे। जैसे बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने अमेरिका पे लगा दिया, उस जगह जी अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी अगर इसको बड़े ही श्रूडली चले तो कुछ लिबरलाइजेशन, कुछ थोड़ा सा ईजिंग अप करे, और थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है कि वो कहे जी नहीं, हमें कुछ बिठाने चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स काम डाउन हो जाएंगे इस बात से कि ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर एक बदलाव आ रहा है जो कि मुल्क के लिए अच्छा है और रीजन के लिए अच्छा है। तो आप समझते हैं कि कोई वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस कम होगी? देखिए, मेरे ख्याल से ये जिस स्टेज पे हम आ गए ना, वी हैव हिट द लोएस्ट पॉइंट इन बायलैटरल रिलेशंस। अब इससे बुरा क्या होगा कि आपके हाई कमिश्नर्स ही नहीं है, आपके वीजा फ्रीज हैं, आपके क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, आपके सिंगर्स नहीं आ रहे, आप एक जबान है आपकी, हिंदी उर्दू में क्या फ़र्क है, आपके कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, आपके मतलब 21st सेंचुरी में ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो ट्रैक 2 की कोशिशें इस वक्त जारी हैं, ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5, और मुझे ये लगता है कि ये शायद मामला जो है थोड़ा सा ईज आउट होगा बिल्कुल ये होगा। और इस मूवमेंट से पहले ही वो मेरे ख्याल में शायद हो रहा था जी, वो हो रहा था प्रोसेस, और वो शायद वो कंटिन्यू करे अनलेस के मोदी वांट्स टू यूज पाकिस्तान बैशिंग एज ए डाइवर्जनरी टैक्टिक। हाँ, फिर तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा, फिर तो ये जंग, अगला इलेक्शन लड़ने की बिल्कुल, फिर ये ऑपरेशन सिंदूर को जो वो रिज्यूम करना चाहता है वो भी हो सकता है। सो ये भी एक सिनेरियो है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उसका डोमेस्टिक चैलेंज ज्यादा बड़ा है। हाउ इज ही गोइंग टू मैनेज दिस? और वो जो लोग कहते हैं कि एक बड़ा फौपा इसने किया इसराइल के साथ दोस्ती करके, और उसको बड़ा ओपनली अटैक के एक दिन पहले वो फ्लाई आउट किया, अगले दिन इसराइल ने अटैक कर दिया। तो ये नहीं, वो फौपा नहीं है, ये फौपा नहीं है, वो डिलिबरेट स्ट्रेटजी, एक मैसेजिंग थी, क्योंकि उसकी वजह आइडियोलॉजिकल है। देखिए, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो है एंटी मुस्लिम जी, यानी कि मुस्लिम्स आर द प्रॉब्लम, मुस्लिम इज द एनिमी,
एक हिस्टोरिकल ग्रीवेंस है। उस ग्रीवेंस को कि मुस्लिम्स ने आगे आज से 800-900 साल पहले हमारे इंडिया पे कब्जा कर लिया था, आज के 21st सेंचुरी के मुसलमान उसे बदला लेंगे। इट्स अ बिट फूलिश। तो वो थोड़ी ठीक सी है ना? सिमिलैरिटी बनाते हैं ग्रेटर इजराइल और हाँ, ग्रेटर इंडिया। तो वहां पे क्या है, वहां पे एंटी पैलेस्टीनियन, और जो कि मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस आर मुस्लिम्स, तो वो भी एक इस्लामोफोबिया का एक पूरा ऑब्सेशन है इजराइल में। एक्सक्लूजनरी, वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन को, इजराइल को पाक कर दें, फ़लस्तीनियों से इनको बाहर निकाल दें, इजिप्ट चले जाओ, समुद्र में चले जाओ। ये चाहते हैं मुसलमान इधर के अरेबियन सी, इंडियन ओशन में चले जाए, पाकिस्तान चले, कहते हैं ना पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये नारा है उनका। तो उसका क्या मतलब है? ये तो हाँ, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये चल सकेगा वो दोबारा जो तो तारिक, मैं ये सिस्टम है? तो मैं आपको ये सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि ये इरेजर जो है, ये क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंजिंग जो है, ये एक शेयर्ड गोल है between the states of Israel and the Hindutva ideology. Therefore, there's an alignment. और ये अलाइनमेंट जो है वो तकवीत इसलिए भी ज़रूरी है कि मोदी नीड्स एलाइज इन द वर्ल्ड। अभी ये पिछले साल से इंडिया थोड़ा सा आइसोलेटेड भी दिखाई दे रहा है कि जब इनकी वॉर हुई है तो कोई किसी ने आगे बढ़ के इंडिया का मुकम्मल साथ नहीं दिया। लोगों ने या तो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हुआ, या लोग न्यूट्रल रहे। ठीक है ना? तो इंडिया की बात मानी नहीं किसी ने। ठीक है, तो ये बात है कि ये फौपा नहीं था, दिस वाज अ डिलिबरेट टैक्टिक। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है, विल इट वर्क? मतलब ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फतूर नहीं है जहन का कि ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, हम इसको एज ए स्टेट पॉलिसी आप बना लें? इजराइल की तो चलें बात छोड़ दें, दो ही दुनिया में स्टेट्स हैं जो इस तरह की एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड पे बिलीव करते हैं। मेरा तो ख्याल है और कोई नहीं है। देखें, और नहीं है इस तरह की। पाकिस्तान को इंडियंस कहते हैं कि जिन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को क्लींस कर दिया है। नहीं, और वो भी एग्जैजरेशन इसलिए कि 71 के जो पाकिस्तान का ब्रेकअप हुआ था, अभी इसके नीचे भी कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, व्हाट अबाउट द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान। जी। तो बात ये कि जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान में, मॉडर्न बांग्लादेश में। बिल्कुल। और जब वो अलहदा हो गए हमसे, एक नया मुल्क बन गया, तो इसलिए ऑब्वियसली द टोटल नंबर ऑफ हिंदूज डिक्लाइंड। आज भी पाकिस्तान में, सिंध में मिलियंस ऑफ हिंदूज आर लिविंग देयर। तो ये वो अक्यूज करते हैं हमारी कुछ पॉलिसीज रही हैं ज़िया के ज़माने में, जो लीगल हमने फ्रेमवर्क बनाया है, लेकिन इट इज़ नथिंग कंपेयर्ड टू द स्टेटेड गोल्स ऑफ ज़ायनिज़्म एंड हिंदुत्व। बल्कि हिंदुत्व में तो पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, मुझे अब नाम याद नहीं रहा, किसी लीडर ने ये कहा कि इंडिपेंडेंस हमें 1947 में नहीं मिली, हमें राम मंदिर के बनने से इंडिपेंडेंस मिली। हाँ, बिल्कुल है ना, जब आपके ख्यालात ये होंगे। बल्कि राहुल गांधी वाज सेइंग दैट इन द पार्लियामेंट। जी, तो देखें ना, ये एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स जो है ना, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जमहूरियत उस वक्त प्रॉस्पर करती है व्हेन इट्स इंक्लूसिव, जब वो हर एथनिक ग्रुप, सोशल क्लास, इकोनॉमिक क्लास को एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फराहम करती है। यही जमहूरियत का मकसद है ना। जब वो आप उससे एक्सक्लूड करना चाहते हो, फिर वो जमहूरियत फौत हो जाती है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप माशरा लगा लें, फिर आप चाइनीज़ सिस्टम लगा लें, नॉर्थ कोरिया बना लें, ईरानी सिस्टम बना लें, इट डजंट रियली मैटर। ईरान में भी तो बहुत सारी क्लासेस तो एक्सक्लूड किया हुआ है ना, किया हुआ है, बिल्कुल। सुन्नीस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। मुझे नहीं पता अज़ेरीज कितने हैं उसमें, बलोच अग्रीव फील करते हैं, कुर्द भी हैं, ठीक है। टर्क्स ने भी यही किया, वहाँ भी कुर्ड्स जो है उनको आइसोलेट किया हुआ है। ईरान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर मेरे ख्याल में हम किसी और नशिस्त में बात कर लेंगे। ये जो अमेरिका के अटैक्स होते हैं ईरान पे, और ईरान आजकल अटैक उधर कर रहा है, तो इसके डायनामिक्स के ऊपर भी हम मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब टाइम हमारे पास उसके लिए नहीं है। तो रज़ा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह एक और नशिस्त के लिए आपको तकलीफ देंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू तारिक, थैंक यू, खुदा हाफिज़।